तो हेलो दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बहुत ही अच्छे सीरीज चलाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहले टेस्ट सीरीज है और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अन्य टेस्ट सीरीज भी आएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक शक्ति की परिभाषा संगठित रूप से अभिनय एक्शन इन कंसर्टेड के रूप में देता है। इसमें जो एक्शन इन कंसर्टेड के रूप में देता है ये कौन है? ये हेनरी, इंग्लिश में हना अरेंट आएंगे, हना अरेंट। तो एक्शन इन कंसर्टेड ये हना अरेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करते हो सत्य कथन का चयन करो। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि राजनीति एक सामाजिक गतिविधि है, राजनीति एक सामाजिक गतिविधि है। दूसरा है राजनीति संघर्ष और सहयोग की परिघटना से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। और तीसरा है राजनीति मानव स्थिति की एक अनिवार्य विशेषता है, राजनीति मानव स्थिति की एक अनिवार्य विशेषता है। तो इसमें दोस्तों सभी जो स्टेटमेंट हैं अच्छे लग रहे हैं और एक प्रकार से सभी जो स्टेटमेंट हैं इसमें सही हैं। फिर जो नेक्स्ट इसमें जो कथन है, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करो। पहला है राजनीति एक क्षेत्र के रूप में सरकारी सार्वजनिक मामलों की कला है। फिर राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में समझौता, आम सहमति और शक्ति और संगठनों का वितरण है। तो इसमें जो सही आंसर होगा 3 होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। राजनीति एक क्षेत्र के रूप में सरकारी सार्वजनिक मामलों की कला है और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझौता, आम सहमति और शक्ति के साधनों का वितरण है। फिर और इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है या कथन क्या है कि डेविड स्टन ने राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। तो डेविड स्टन ने राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। कारण क्या है? तो स्टन की यह परिभाषा राजनीति का अत्यधिक प्रतिबंधित एवं संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा चौथा होगा, कारण और कथन दोनों सही हैं। चौथा इसमें प्रश्न सही होगा, चौथा इसमें विकल्प सही होगा। फिर सत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को चुनना है। ये याद रखिएगा, ये भी ध्यान, ये क्वेश्चन को हल करते समय आपको ध्यान रहे कि क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य। तो ये असत्य पूछ रहा है। सत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करो। पहला है सत्य दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरा, सत्य व्यापक अर्थ में वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता है। और लॉर्ड एक्टन के अनुसार सत्ता भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट बनाती है। तो इसमें क्या आंसर होगा? होप कि आप लोगों ने सोचा होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। यानी कि असत्य पूछा है तो कोई भी इसमें जो स्टेटमेंट है असत्य नहीं है, सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। यानी शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक कला है या क्षमता है। शक्ति व्यापक अर्थ में वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता है और लॉर्ड एक्टन के अनुसार सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने नागरिक समाज को छोटी पलटन कहा है? तो नागरिक समाज को छोटी पलटन किसने कहा है? नागरिक समाज को छोटी पलटन एडमंड बर्क ने कहा है, एडमंड बर्क ने कहा है। हन्ना अरेंट ने अस्तित्ववाद को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया है? हन्ना अरेंट ने अस्तित्ववाद को निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया है? तो उन्होंने इसे बाधाओं के बिना सोच, थिंकिंग विदाउट बैरियर्स के रूप में इसे वर्णित किया है। किसने कहा राजनीति वह गतिविधि है जिसके द्वारा शासन की एक इकाई के भीतर अलग अलग हितों को कल्याण और पूरे समुदाय के अस्तित्व के लिए उनके महत्व के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी देकर सुलझाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों बर्नार्ड क्रीक का है। फिर कार्ल मार्क्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राजनीतिक शक्ति को दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति के रूप में संदर्भित करता है। दूसरा, कार्ल मार्क्स के लिए राजनीतिक कानून और संस्कृति के साथ एक संरचना सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और नेक्स्ट है कि मार्क्स के अनुसार सुपर स्ट्रक्चर आर्थिक आधार से उत्पन्न हुआ और प्रतिबिंबित हुआ है। तो होप कि आप लोगों ने इसका आंसर खोजा होगा। इसमें जो 9वां प्रश्न है इसका जो आंसर होगा, इसमें तीनों स्टेटमेंट दोस्तों अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो तीनों स्टेटमेंट सही प्रतीत होते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन आप कार्ल मार्क्स वाले लेक्चर में ले सकते हैं। फिर कथन क्या है कि नारीवाद की दूसरी लहर इस बात पर बल देती है कि महिलाओं की स्थिति का निवारण करने के लिए न केवल
राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है, बल्कि महिलाओं के बीच चेतना बढ़ाने द्वारा लाए गए कट्टरपंथी और विशेष रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया। कारण क्या है? तो रेडिकल जो कट्टरपंथी नारीवादी हैं ने विशेष रूप से इस बात पर सहमति जताई है कि राजनीति सार्वजनिक और निजी विभाजन में निहित है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट जो विभाजन होता है उसमें निहित है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा 2 नंबर होगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा। प्लेटो ने नए एथेनियन शासक वर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो प्लेटो ने किसकी स्थापना की थी? प्लेटो ने बेसिकली एकेडमी की स्थापना की थी। एलिसियम ये एरिस्टोटल का था। तार्किक चयन सिद्धांत का संबंध किस स्कूल से है? तार्किक चयन सिद्धांत का संबंध ये वर्जीनिया स्कूल से है। फिर नेक्स्ट है, व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण ने अपने दार्शनिक आधार को अनुभववाद के सिद्धांत से प्राप्त किया। दूसरा, मानकीय दृष्टिकोण निर्देशात्मक है। अनुभववाद सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया कि अनुभव ज्ञान का एकमात्र आधार है। तो इसमें दोस्तों सभी स्टेटमेंट सही नजर आ रहे हैं, तो आप इसमें 4th नंबर के साथ जा सकते हैं। फिर कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट क्या है कि उत्तर संरचनावाद व उत्तर आधुनिकतावाद पूर्ण और सार्वभौमिक सत्य मूलभूतवाद के विचार को अस्वीकार करते हैं। तो उत्तर संरचनावाद व उत्तर आधुनिकतावाद पूर्ण और सार्वभौमिक सत्य यानी मूलभूतवाद के विचार को अस्वीकार करते हैं। फिर उत्तर संरचनावादियों का तर्क है कि विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से विशेष अवधारणाओं, सिद्धांतों और व्याख्यानों में छिपे अर्थों को उजागर करना संभव है। तो इसमें दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही हैं। किसका मत है कि निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती? पूर्ण और सार्वभौमिक सत्य के विचार को अहंकारपूर्ण ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों उत्तर आधुनिकतावादी यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, उनका विचार है कि निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती। डेविड स्टन ने अपने व्यवस्था सिद्धांत में द्वारपाल यानी गेट कीपर्स के रूप में किसे चित्रित किया है? तो गेट कीपर्स के रूप में दोस्तों इन्होंने राजनीतिक दल और हित समूह दोनों को चित्रित किया। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन के लेखक कौन है दोस्तों? थॉमस कुहन। दार्शनिकों ने दुनिया को अलग अलग तरह से व्याख्या किया है। असल बात तो यह है कि इसे बदलने की आवश्यकता है। उपरोक्त परिभाषा कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से संबंधित है? पुस्तक पूछ रहा है कि फिलोसोफर टिल नाउ हैव ओनली एक्सप्लेन्ड द वर्ड, द थिंग इज यू हैव टू चेंज द वर्ड। तो ये उनकी पुस्तक थीसिस ऑन फायरबाख में स्टेटमेंट वो देते हैं, थीसिस ऑन फायरबाख। फिर विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुने। तो विचारधारा शब्द 1996 में फ्रांसीसी दार्शनिक डे सो दी ट्रेसी द्वारा गढ़ा गया। ट्रेसी ने विचारधारा का प्रयोग एक नए विचारों के विज्ञान के रूप में इसका उपयोग किया था। कार्ल मार्क्स के लिए विचारधारा शासक वर्ग के विचारों के बराबर थी। तो इसमें दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा राजनीति को एक प्रक्रिया के बजाय एक क्षेत्र के रूप में मानती है? कौन सी अवधारणा राजनीति को एक प्रक्रिया की बजाय एक क्षेत्र के रूप में मानती है? तो ये दोस्तों तार्किक चयन सिद्धांत राजनीति को एक प्रक्रिया की बजाय एक स्कोप के एक क्षेत्र के रूप में मानता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद वास्तव में औद्योगिकृत समाज की या औद्योगिकृत पश्चिम की विचारधारा है? उदारवाद वास्तव में औद्योगिकृत पश्चिम की विचारधारा है। कारण कभी कभी उदारवाद को एक मेटा विचारधारा के रूप में चित्रित किया गया है जो प्रतिद्वंदी मूल्यों और विश्वास की एक विस्तृत श्रृंखला को अपनाने में सक्षम। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है कथन कारण की, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है? ये किसने कहा? ये थॉमस पेन का कथन है। फिर उदारवाद के बारे में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को चुनना है। तो व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का मूल मूल्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का मूल मूल्य है। इससे समानता, न्याय व अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, उदारवाद अवसर की समानता के साथ परिणाम की समानता का समर्थन करता है। तीसरा है, शास्त्रीय उदारवाद का केंद्रीय विषय व्यक्तिवाद के परम रूप के प्रति प्रतिबद्धता है। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा दोस्तों तीसरा होगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट
सही है, इन द सेंस कि ये गलत है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा क्या है, असत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर दोनों ये जो स्टेटमेंट है सही है, दोनों स्टेटमेंट। केवल गलत क्या है कि उदारवाद अवसर की समानता के साथ परिणाम की समानता ये समाजवाद का लक्षण है, तो ये गलत होगा। केवल 3 इसमें सही होगा। फिर कौन सी विचारधारा, कौन सा विचार रूढ़िवादी कंजर्वेटिज्म से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो कंजर्वेटिज्म से संबंधित नहीं है ये सर्वसम्मति है, कंसेंसस, ये कंजर्वेटिज्म से संबंधित नहीं है। जबकि परंपरा, मानव अपूर्णता और सामाजिक श्रेणीबद्धता ये कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता से संबंधित है। फ्रेडरिक वॉन हैक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने व्यक्तिवाद, बाजार व्यवस्था और समाजवाद की आलोचना की है। उन्होंने अपनी पुस्तक द रोड टू सर्वडम में आर्थिक हस्तक्षेपवाद की नींव रखी और ये ऑस्ट्रियन स्कूल के प्रतिपादक थे। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा 2 होगा, 1 और 3 सही है। ये ऑस्ट्रियन स्कूल के प्रतिपादक थे, सही है। और ये व्यक्तिवाद, बाजार व्यवस्था और समाजवाद की आलोचना इन्होंने की है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये एक प्रकार से किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये सब दोस्तों जॉर्ज प्लेखानोव के द्वारा गढ़ा गया था। हालांकि इसका उपयोग मार्क्स ने किया था, लेकिन गढ़ा ये किसके द्वारा गया था? जॉर्ज प्लेखानोव के द्वारा। किसने कहा कि साम्यवाद में प्रत्येक का मुक्त विकास, किसने कहा कि साम्यवाद में प्रत्येक का मुक्त विकास सभी के मुक्त विकास के लिए एक पूर्व शर्त बन जाएगा? प्रत्येक का मुक्त विकास सभी के मुक्त विकास के लिए एक पूर्व शर्त बन जाएगा, तो ये कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट मर्क्यूजे की नहीं है? तो रीजन एंड रिवोल्यूशन है। फिर इरोस एंड सिविलाइजेशन ये भी है। मैन द क्रिस्टर, वन डायमेंशनल मैन है, मैन द क्रिस्टर नहीं है, तो तीसरा इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रथम पीढ़ी के सदस्यों में शामिल नहीं है? तो जर्गन हैबरमास ये सेकंड पीढ़ी का है, जबकि थियोडोर अडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर और रॉबर्ट हर्बर्ट मर्क्यूजे ये प्रथम पीढ़ी के विद्वान हैं। न्याय निष्पक्षता के रूप में शब्दावली का संबंध जॉन रॉल्स करता है। फिर नव सामाजिक लोकतंत्र, न्यू सोशल डेमोक्रेसी के बारे में निम्नलिखित कथन, कौन सा कथन गलत है? न्यू सोशल डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला इसमें स्टेटमेंट है कि नव सामाजिक लोकतंत्र को नव संशोधनवाद भी कहा जाता है, क्या ये गलत है? दूसरा, यह समाजवादी समतावाद से टूट गया है। तीसरा, यह अवसर योग्यता की समानता का विरोधी है, यह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर जोर देता है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें दोस्तों चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर जोर नहीं देता है, ये याद रखिएगा। ठीक। फिर निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है कि इतालवी फांसीवाद अनिवार्य रूप से राज्यवाद का एक चरम रूप था जो निर्विवाद सम्मान पर आधारित था। दूसरा, फांसीवाद 19वीं सदी की संतान है। और तीसरा, अराजकतावाद के अनुसार राज्य के बुराई और अनावश्यक दोनों है। तो अराजकतावाद के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई एवं अनावश्यक है, राज्य एक बुराई और अनावश्यक दोनों है, ये अराजकतावाद बोलता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों? तो इसमें 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा। ये 19वीं सदी नहीं 20वीं सदी का ये संतान है फांसीवाद। किस नारीवादी विचारक ने कहा कि वह आधी आबादी जो महिला है, आधा जो पुरुष है के द्वारा नियंत्रित होती है? ये स्टेटमेंट केट मिलेट का है। पारिस्थितिकीवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है इकोलॉजी, तो पहली बार 1873 में अर्नेस्ट हैकेल ने इसका उपयोग किया था। फिर पारिस्थितिकीवाद जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ऑनेस्ट है, पारिस्थितिकीवाद एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं अपितु एक विचारधारा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 3 को हटा दीजिए और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही आ जाएगा। 34 में चौथा नंबर सही होगा। फिर उत्तर उपनिवेशवाद साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अध्ययन में एक प्रवृत्ति है। कारण क्या है? यह औपनिवेशिक शासन के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को उजागर करने और लटने की कोशिश करता है। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हो गए, ये याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसने गोरे और अश्वेतों के बीच विषम संबंध के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक स्तर पर औपनिवेशिक शासन की सीमा को उजागर किया? तो आपको पता ही होगा, ये फ्रेंच फेनन का शब्द है, फ्रेंच फेनन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो सही है। प्रथम राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तू सही है। वैज्ञानिक राजनीति का जनक हॉब्स सही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का नहीं है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक नहीं है कार्ल मार्क्स। ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है कार्ल मार्क्स, ये याद रखिए। वैज्ञानिक
समाजवाद। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि प्लेटो को दार्शनिक या नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक माना जाता है, कारण प्लेटो ने इंद्रिय जनित भौतिक जगत से परे एक शाश्वत सार्वभौमिक विश्व के विचार को ज़्यादा वरीयता दी थी। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और एक प्रकार से जो कथन है कारण की व्याख्या कर रहा है। फिर प्लेटो की रचनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछ रहा है, तो असत्य है। प्लेटो की अधिकतर पुस्तकें संवादात्मक शैली में हैं। दूसरा, प्लेटो की पुस्तक क्रेटो में राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन है। चौथा, मेनो में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है। और चौथा, फायदों में सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसमें दोस्तों 3 नंबर गलत है, मेनो में प्रेम एवं सौंदर्य का दर्शन का वर्णन नहीं किया गया है, याद रखिएगा। फिर एलोगरी ऑफ केव से संबंधित नहीं है, तो प्लेटो के गुफा का दृष्टांत एलोगरी ऑफ केव संबंधित नहीं है। तो भीतरी आंखें थी, परछाइयाँ थी, विभाजन रेखा ये भी थी। मोची और डॉक्टर ये संबंधित नहीं, तो मोची और डॉक्टर ये संबंधित नहीं है। 40 का इसमें क्या होगा? तीसरा नंबर होगा। फिर प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत, याद रखिएगा। तो इस सिद्धांत का आधार वाक्य सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। दूसरा, विचार स्थायी होता है पर उसकी परछाइयां बदलती रहती हैं। ज्ञान वही जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ये गलत है। प्लेटो इसकी बात नहीं मानता है, तो इसमें आप 3 को हटा दीजिए। अब कौन सा बचा? तो इसमें अभी देखिए दोस्तों, इसमें गलत ही पूछा है ना, तो 3, इसका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। इसमें गलत पूछा है, ये याद रखिएगा। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है, ज्ञान वही जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ये गलत है स्टेटमेंट। इनका मतलब प्लेटो के संदर्भ में कथन गलत है। किसने कहा जनता बीमार है अतः हमें डॉक्टर, स्वामियों या शासकों का इलाज करना चाहिए? तो ये सुकरात का बेसिकली कथन था, सुकरात का कथन था। फिर अरस्तु की नागरिकता का निम्न में से क्या आधार है? अवकाश, दास व संपत्ति, कानूनी अधिकार, तार्किक बुद्धिमत्ता या विवेक। क्या है आधार? बताइए इसका आंसर। तीसरे में इसमें 1 2 4 होगा, 1 2 4, इन द सेंस अवकाश, दास व संपत्ति और तार्किक बुद्धिमत्ता या विवेक। कानूनी अधिकार ये नहीं। फिर अरस्तु ने निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति रोकने का उपाय नहीं बताया है? कौन सा क्रांति रोकने का उपाय नहीं बताया है? तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा राजनीतिक स्थिरता को कम करना, ये क्रांति रोकने का उपाय नहीं है। जबकि शक्ति पर नियंत्रण और उसका विभाजन, आर्थिक असमानता कम करना, समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना, ये सब उपाय हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता को कम करना नहीं, राजनीतिक स्थिरता को अधिक करना ये एक कारण हो सकता है क्रांति को रोकने का। फिर किसने कहा अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ देता है? ये स्टेटमेंट बेसिकली सिनक्लेयर का है, सिनक्लेयर का है। सिसरो ने अपनी किस पुस्तक में राज्य को एक वैधानिक साझेदारी कहा है? ज्यूरिस सोसाइटीज कहा है। तो डी रिपब्लिका में उसने ऐसा कहा है, डी रिपब्लिका में। सिसरो ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो सिसरो ने बेसिकली मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन किया। किसने कहा एक्विनास मध्यम युग का स्वर्गीय अरस्तु है? तो ये स्टेटमेंट दोस्तों मैक्सी का है। एक्विनास को ईसाईकृत अरस्तु और उसके दर्शन को ईसाई अरस्तुवाद कहा जाता है, ये कथन है, कारण एक्विनास ने अरस्तु के विपरीत लौकिक सुखों की बजाय पारलौकिक सुखों को ज्यादा महत्व दिया है। 49 में दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। फिर थेसीमेक्स का न्याय का उग्रवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स से साम्यता रखता है। ग्लूकान व एडिमेंटस का न्याय यथार्थवादी सिद्धांत हॉब्स से साम्यता रखता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ये याद रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुने। तो यह बहुसंख्यक यानी उत्पादक शिल्पी वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर मौन है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल दार्शनिक है जो बुद्धि का विकास करती है, शरीर का नहीं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये यहाँ पर हमने देखा था जब पढ़ा था कि ये शरीर का भी विकास करती है, जिम्नास्टिक वगैरह की बात ये करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 51 का 1 सही होगा। फिर प्लेटो की पुस्तक द लॉज के बारे में निम्नलिखित कथनों गलत कथन बताना है आपको। तो इसमें प्लेटो कानून को मन की उपज कहता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, यह प्लेटो की अंतिम पुस्तक है जिसका प्रकाशन प्लेटो के शिष्य क्लीनियस ने किया था। इसमें प्लेटो मिश्रित राजा या मिश्रित संविधान पर बल देता है और इसमें न्यास परिषद का वर्णन किया गया। कौन सा स्टेटमेंट गलत है 52 में? तो दोस्तों 52वां जो क्वेश्चन है उसमें ये
ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यह प्लेटो की अंतिम पुस्तक है जिसका प्रकाशन प्लेटो के शिष्य क्लेनियस करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर निम्न में से कौन सी शब्दावली प्लेटो के दर्शन से संबंधित नहीं है? कौन सी शब्दावली प्लेटो के दर्शन से संबंधित नहीं है? तो ये जो शब्दावली है मेगिलस, ये संबंधित नहीं है प्लेटो के दर्शन से, जबकि एलेंचोस, मैग्नीसिया और कैलिपोलिस ये संबंधित है। किस विचारक ने कहा पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा। तो ये एक प्रकार से कार्ल पॉपर का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्सिस का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, कारण? ये कथन है। कारण क्या है? अरस्तु प्रैक्सिस के कारण राजनीति विज्ञान को परम विज्ञान कहता है। तो जो 55 है इसका कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, तो ये सही है। फिर सत्य कथन देखना है इसमें हमको। पहला स्टेटमेंट है प्लेटो श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्ति में अंतर नहीं करता, अरस्तु इसमें अंतर करता है। सत्य कथन बताना। श्रेष्ठ नागरिक श्रेष्ठ मानव होता है, श्रेष्ठ मानव श्रेष्ठ नागरिक नहीं होता है, श्रेष्ठ मानव सार्वभौमिक रूप से एक नहीं होता है। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा 56 में दोस्तों क्या होगा? ये प्लेटो श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्ति में अंतर करता है, अरस्तु इसमें अंतर नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है। तो बेसिकली ये इसमें 51 का एक होगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरस्तु के बारे में गलत है? अरस्तु शासन प्रणाली व संविधान में अंतर करते हुए 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है। दूसरा, अरस्तु पॉलिटी को बचाओ स्टेट सेव स्टेट कहता है। तीसरा, अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग का शासन समानता व सहमति पर आधारित है। चौथा, क्रांति के कारण कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा वो 1 नंबर होगा, यानी कि अरस्तु शासन प्रणाली व संविधान में अंतर करता है, जबकि अंतर नहीं करता है। 158 प्रकार के देशों के संविधान का अध्ययन तो करता है लेकिन अंतर नहीं करता है शासन प्रणाली और संविधान में। अटल भीमराव अम्बेडकर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करना चाहते थे? तो ये उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, तो जो सत्य है स्टेटमेंट वो राज्य सामाजिक समझौते से नहीं बल्कि शक्ति व अन्य सहमति से उत्पन्न होता है। ये राज्य सामाजिक समझौते से नहीं बल्कि शक्ति व अन्य सहमति से उत्पन्न होता है, ये स्टेटमेंट सही है। दासता को अस्वाभाविक एवं कृत्रिम मानता है, ये गलत है। विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का समर्थन करता है, ये भी गलत है। कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का समर्थन करता है, ये भी गलत है। किसने कहा भीड़ के बीच में एक जीवित सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य अन्य पशुओं की तुलना में अधिक सहज ढंग से जीता है? ये स्टेटमेंट है एक्विनास का। न्याय के बारे में सिसरो के निम्न विचारों में से सही कथन चुने। प्लेटो की भांति सिसरो ने भी न्याय के विचार को अपने आदर्श राज्य का केंद्रीय विचार माना है। दूसरा, राज्य की प्रकृति और न्याय के सिद्धांत के विषय में सिसरो के विचार प्लेटो से भिन्न है। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। चलिए, एक्विनास के ज्ञान के त्रिकोणात्मक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। विज्ञान व ज्ञान के बजाय धर्म का ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, लौकिक ज्ञान और परलौकिक ज्ञान दोनों सर्वोच्च हैं। तर्क और नैतिकता की बजाय विश्वास व श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक सत्ता की बजाय धर्म सत्ता सर्वोपरि। तो इसमें जो स्टेटमेंट गलत है वो दूसरा है, लौकिक ज्ञान एवं परलौकिक ज्ञान दोनों सर्वोच्च हैं, जबकि परलौकिक ज्ञान को सर्वोच्च मानता है। एक्विनास के अनुसार निम्न में से कौन से कानून सर्वोच्च हैं? कौन से कानून सर्वोच्च हैं? तो शाश्वत कानून, इटर्नल जो लॉज होते हैं ये सर्वोच्च हैं, इटर्नल लॉज सर्वोच्च हैं। फिर सिसरो ने राजनीतिक दर्शन पर निम्न में से किसका प्रभाव था? तो सिसरो के राजनीतिक दर्शन पर निम्न में से किसका प्रभाव था? तो ये इस पर दोस्तों प्लेटो का प्रभाव था, इस पर अरस्तु का प्रभाव था, इस पर स्टोइक्स विचारधारा का प्रभाव था। तो यानी 3 नंबर होगा इसका। किस विचारक का मत है कि सब मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून यूनिवर्सल लॉज के अधीन है तथा उनकी नीति एक ही राजनीतिक समाज के सहभागी नागरिक होना है? तो ये स्टेटमेंट सिसरो का है। फिर सिसरो के अनुसार कानून उच्चतम बुद्धि एवं विवेक है, यह कानून शाश्वत व अपरिवर्तनशील है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। एक्विनास की कौन सी पुस्तक में राजतंत्र व नागरिक शासन का वर्णन, राजतंत्र व नागरिक शासन का वर्णन ऑन किंगशिप में है? ऑन किंगशिप में। एक्विनास के बारे में से कौन सा कथन सही है? पहला, व्यक्तिगत संपत्ति को आवश्यक मानता है। दूसरा, अनावश्यक एवं अधिक संपत्ति को दोषपूर्ण मानता है। निष्ठ है, दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है, ना कि पाप का फल मानता है। तो इसमें चौथा स्टेटमेंट सही होगा, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं मानता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें 4 नंबर सही होगा ये। एक्विनास द्वारा बताए गए कानूनों में कौन से कानून को भारतीय दर्शन में ऋत कहा गया है?
तो रित किसे कहा गया? शाश्वत कानून, जो इटरनल लॉज होते हैं भारतीय शास्त्रों में से, भारतीय दर्शन में से रित कहा गया। प्लेटो पर लिखी गई पुस्तक व उसके लेखक के बारे में कौन सा कथन सुमेलित नहीं? जो द डिफेंस ऑफ प्लेटो, लेविंसन, प्लेटोज मॉडर्न एनिमी, जॉन वाइल्ड, प्लेटो टुडे, क्रॉसमैन की पुस्तक है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सुमेलित हैं, यानी कि द डिफेंस ऑफ प्लेटो लेविंसन की है, प्लेटोज मॉडर्न एनिमी जॉन वाइल्ड की है, और प्लेटो टुडे ये क्रॉसमैन की पुस्तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में महान बहस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनें। पहली महान बहस 1930 से 1950 के दशक के बीच हुई, यह उदार अंतर्राष्ट्रीयवादियों के बीच थी। दूसरी महान बहस 1960 के दशक के दौरान हुई, यह व्यवहारवादियों और परंपरावादियों और यथार्थवादियों के बीच हुई। तीसरी 1970 से 1980 के दशक के दौरान हुई, यथार्थवादी, उदारवादी व मार्क्सवादियों के बीच हुई। चौथी बहस 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई, यह सिद्धांत व वास्तविकता के बीच संबंधों को लेकर थी। तो इसमें याद रखिएगा सभी स्टेटमेंट सही हैं। कौन सी महान बहस को अंतर प्रतिमान बहस कहा जाता है? तो तीसरी जो बहस है उसे अंतर प्रतिमान बहस कहा जाता है। वैश्विक ज्ञान की परिभाषा देते हुए किसने कहा कि एक प्रक्रिया जो सामाजिक संबंधों और लेन देन के स्थानिक संगठन के परिवर्तन को मूर्त रूप देती है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? हेल्ड एट अल का है। किस विचारक ने अरस्तू के बाद प्रकृति और मानव व्यवहार का पहला व्यापक सिद्धांत विकसित किया था? तो ये है हॉब्स। रिलीजन निम्न में से किन मान्यताओं के आधार पर सत्ता की राजनीति पर जोर देता है? पहला, राज्य प्रमुख वैश्विक अभिनेता है। शक्ति संतुलन स्थिरता सुनिश्चित करने और युद्ध से बचने का प्रमुख साधन है। राज्य अराजकता के संदर्भ में कार्य करता है। इसका जो सही स्टेटमेंट होगा, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक हैं कांट। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को चुनना है। तो वैश्विक न्याय का विचार सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के विश्वास में निहित है। दूसरा, उत्तर औपनिवेशवादियों ने औपनिवेशिक शासन के सांस्कृतिक आयाम पर जोर दिया। तो इसमें जो स्टेटमेंट होगा, दोनों स्टेटमेंट सही समझ में आ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत दर्शन की निम्न में से कौन सी विशेषता है? पहला, सिद्धांत दर्शन एक तार्किक उद्यम है। दूसरा, यह आधुनिक परिस्थितियों की उपज है। यह समधारणात्मक संवेदनशीलता है। इसमें सही स्टेटमेंट होगा 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट इसके सही, याद रखिएगा। किसने कहा राजनीतिक होने या पुलिस के भीतर रहने का अर्थ यह है कि किसी भी बात का निर्णय बल प्रयोग या हिंसा के द्वारा नहीं होगा? ये स्टेटमेंट हन्ना अरेंड का है। राजनीतिक सिद्धांत एक खास तरह शब्दों पर निर्भर व्यवस्थित चिंतन है। जिसमें निम्न में से किसका व्यवस्थित चिंतन किया जाता है? पहला, किसी समुदाय के उत्तम जीवन से जुड़े निर्णय करने की सामूहिक शक्ति। दूसरा, एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर शक्ति के प्रयोग के संयंत्र। समुदाय के शुभ को हासिल करने के लिए राज्य शक्ति का प्रयोग। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। कथन क्या है? आधुनिक अनुभव मूलक विज्ञान का जन्म होने से पहले तार्किक अध्ययन का एक मार्गदर्शन तरीका था। राजनीतिक दर्शन केवल व्यवहारिक दर्शन है, मेटाफिजिकल आत्मज्ञान नहीं है, या तत्वमीमांसी आत्मज्ञान नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा, कथन सही है। ये कथन तो सही है, लेकिन कारण ये गलत है। फिर स्टेटमेंट है कि एंग्लो सैक्सन राजनीति सिद्धांत सिर्फ समानता के पर्याप्त स्तर पर ही मानकीय पहलुओं पर ध्यान देता है। कारण, महाद्वीपीय राजनीतिक सिद्धांत व्याख्यात्मक, विवरणात्मक और चिंतन मूलक के बीच अंतर करता है। तो इसमें कथन सही है, लेकिन कारण इसमें गलत दिया गया है, ये याद रखिएगा। कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजनीतिक सिद्धांत का कौन सा प्रकार राजीव भार्गव ने नहीं बताया? तो उन्होंने बेसिकली निर्देशात्मक प्रकार नहीं बताया राजनीतिक सिद्धांत का, विवरणात्मक, मानकीय एवं चिंतन मूलक बताया। फिर किसने कहा उदारवाद में बहुत सी बातें शामिल हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, साथ ही यह विश्वासों की एक बंद व्यवस्था का विरोध करता है। यह है एलन रेयान ऐसा बोलते हैं। फिर बेंजामिन कंस्टेंट
उदारवाद का अग्रदूत माना जाता है। इनके अनुसार प्राचीन युग के चिंतकों के लिए जनता सामूहिक शक्ति में सक्रिय और निरंतर भागीदारी में निहित है। तो इसमें दोनों दोस्तों कारण एवं कथन दोनों सही स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवादी मानते हैं कि आदमी एक प्रगतिशील प्राणी है। कारण क्या है इसका? आधुनिक उदारवाद समानता एवं मानवीय प्रकृति के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करता है। आधुनिक उदारवाद समता एवं मानवीय प्रकृति के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करता है। इसमें सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है कथन कारण की। समाजवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनना है। समाजवादी आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा, समाजवाद समाज के संसाधनों के प्रबोधन या समाज के संसाधनों के प्रबोधित प्रबंधन इनलाइटेंड मैनेजमेंट द्वारा मानव मुक्ति की कल्पना करते हैं। और तीसरा है, समाजवाद पूंजीवाद की आलोचनात्मक समीक्षा मात्र है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है 3 है, 1 और 2। ये आलोचनात्मक समीक्षा मात्र नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है ये। फिर निम्नलिखित में से कौन आदमी को होमो फेवर समजीवी प्राणी मानते हैं? तो ये कार्ल मार्क्स ऐसा मानते हैं। किसने कहा समाजवाद एक अनुभव मूलक यानी एम्पिरिकल और नैतिक सिद्धांत दोनों है, या समानता का एक अऐतिहासिक और अमूर्त दार्शनिक सिद्धांत नहीं है? ये किसने कहा है? बर्नार्ड क्रीक ने कहा है। सोशलिज्म थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सोशलिज्म थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस पुस्तक के लेखक हैं ए राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते हैं। क्या ये सही है? राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के लिए सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कि दोनों सही सुमेलित हैं। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। कार्ल मार्क्स ऐसा बोलता है। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। फिर महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वराज का अर्थ स्व का शासन व स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल संता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्त भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में सम्मान, आत्मसम्मान, दायित्वबोध, आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। तो तीनों स्टेटमेंट मोर और लेस सही है दोस्तों। तो इसमें ए नंबर होगा। किसने कहा मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है? भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। ये किसने कहा? भय से मुक्ति कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये दोस्तों आंग सांग सोची ने दिया है। फ्रीडम फ्रॉम फियर इनकी एक पुस्तक भी है। किसने कहा है कि भारत में स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है? स्वतंत्रता से मेरा आशय सर्वांगीण स्वतंत्रता से है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये सुभाष चंद्र बोस का है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनना है। पहला, प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। दूसरा, उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा तंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। तीसरा, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, सही जो तीनों स्टेटमेंट हैं दोस्तों एक प्रकार से सही है। न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलाकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? अम्बेडकर जी का। कथन, हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग बन रहा है। कारण क्या है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा स्वीकृति एवं लागू इसे किया गया है। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो पा रही, तो हमें सही सुमेलित करना है। तो अगर आपने कोल्ड वार वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी ये 1962 में आई थी। बर्लिन की दीवार कब की गई थी? 1961 में खड़ी की गई थी। कंबोडिया में वियतनाम हस्तक्षेप कब हुआ था? 1978 में। और डोमिनिका रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप 1965 की घटना है। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट सही होगा।
गुटनिरपेक्षता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनना है। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। फिर 2019 में अजरबैजान में हुए 18वां जो सम्मेलन हुआ है में 120 सदस्य हुआ, 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। कुछ आलोचकों का तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है सभी स्टेटमेंट सही है। फिर अब इसमें इसको मिलाना है बेसिकली। तो साल्ट वन प्रभावी कब हुई थी? साल्ट वन प्रभावी हुई थी 3 अक्टूबर 1972 को। स्टार्ट वन पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 31 जुलाई 1991 को। एनपीटी प्रभावी कब हुई थी? एनपीटी प्रभावी कब हुई थी? तो ये 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई थी। और एलटीबीटी यानी सीमित परमाणु संधि कब प्रभावी हुई थी? ये दोस्तों 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, बर्लिन की दीवार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुने। तो यह पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक मानी जाती है। यह जर्मनी और फ्रांस के बीच थी। इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच तो नहीं थी। दूसरा इसमें हटा दीजिए और एक और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली जर्मनी में ही लाइन खींची गई थी। जर्मनी में इंटरनली ये लाइन खींच दी गई थी, वेस्ट जनवरी और ईस्ट जर्मनी। दिसंबर 1991 में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। उसमें शामिल नहीं था। उसमें कौन शामिल नहीं था? उसमें कौन शामिल नहीं था? लिथुआनिया शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। शामिल कौन नहीं था? लिथुआनिया। अब यहाँ पर फिर से सही सुमेलित करना है। तो रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की? तो ये उन्होंने जून 1990 में की थी। लिथुआनिया स्वतंत्रता घोषणा करने वाला सोवियत गणराज्य बना, तो इसने मार्च 1990 में ये कर दिया था। एल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। एल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, तो इन्होंने जून 1991 में इस्तीफा दिया था। और सोवियत संघ का विघटन ये दिसंबर 1991 की घटना। तो इसमें सही स्टेटमेंट होगा ए होगा। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो रूस के पहले राष्ट्रपति, ये यूएसएसआर का जब पतन हो गया था दिसंबर 1991 में, तो पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो बोरिस एल्त्सिन पहले राष्ट्रपति बने थे। प्रथम खाड़ी युद्ध इराक व कुवैत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अगस्त 1990 में हुआ था। सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग कहा। इसमें 36 देशों की मिली-जुली एवं 6,66,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज में इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला था। इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दिया। तो इसमें दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, यानी ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। अब एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। आज़ादी के बाद हम अपने राष्ट्रीय हितों के कारण स्वतंत्र विदेश नीति पर अमल करते आ रहे हैं। हमने इराक और ईरान के मामले में क्या देखा? जुलाई वाले बयान के बाद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में मतदान के समय हमने संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष लिया। अमेरिका और P5 द्वारा लाए गए प्रस्ताव का हमने समर्थन किया। पहले ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। हम पाकिस्तान के रास्ते ईरान में गैस लाना चाह रहे थे और जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर भी हमने ईरान के संबंध में अमेरिकी पक्ष का साथ दिया। हम देखते हैं कि ऐसे में हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर दुष्प्रभाव पड़ा है। यह शब्द किसने लोकसभा बहस के दौरान भारत पाक परमाणु ऊर्जा मुद्दे के संदर्भ में कहे थे? ये शब्द थे श्री वासुदेव आचार्य के ये शब्द थे। अब फिर से यहाँ पर हमें पुस्तक है और उनके लेखकों से मिलाना है। पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाना है। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये बेसिकली एलन बॉल की पुस्तक है। एलन बॉल की पुस्तक है। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ये है J.D.V. मिलर की है। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स J.D.V. मिलर की है। फिर पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन इन टोक्सन, तो ये जो पुस्तक है सी नंबर, ये स्टीफन एल वास्वी की पुस्तक है। और सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है ये जोहानेस अल्थ्यूजियस की है। जोहानेस अल्थ्यूजियस की है। फिर कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। समुदायवाद एक समकालीन दर्शन है। इसकी उत्पत्ति व्यक्तिवादी एवं अणुवादी उदारवाद की आलोचना से हुई है।
समुदायवाद कर्तव्यों के बजाय अधिकारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही स्टेटमेंट गलत है। फिर पढ़ लेते हैं पूरा। सामान्य हित के बारे में उदारवाद की धारणा समुदायवाद की धारणा से सर्वथा भिन्न है, ये भी सही है। और समाज के एक सार सामान्य हित का विचार समुदायवाद का केंद्रीय बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हन्ना अरेंट के विचारों से राजनीति शब्द का प्रयोग दो भिन्न भिन्न स्थितियों में होता है। पहली स्थिति में यह हित स्पष्टीकरण तथा शक्ति के संघर्ष का संकेत देती, उसमें कथन एवं कारण दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। डी राफेल ने राजनीतिक दर्शन के कृत्यों की चर्चा करते हुए संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण करने में से कौन सा उद्देश्य नहीं बताया? उन्होंने व्याख्या नहीं बताया, विश्लेषण, परिष्कार एवं संश्लेषण तो बताया है लेकिन व्याख्या नहीं बताया। ऐसे स्टेटमेंट है, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत केवल अनुभव मूलक और तार्किक कथन को मान्यता दी जाती। और नेक्स्ट है, इसकी पुष्टि और सत्यापन निश्चित संभव है। तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो पा रही है। फिर कथन है कि जो प्रत्यक्षवाद है केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वस्त और प्रमाणिक मानता है। अगस्त कॉम्टे ने तथ्यों और विचारों के विचार क्षेत्र के बीच दीवार खड़ी की थी। तो अगस्त कॉम्टे ने तथ्यों और मूल्यों के बीच एक प्रकार से दीवार खड़ी की थी। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। किसका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका को पहचानने के लिए या उसे समझने के लिए उसे राजनीतिक दर्शन के रूप में पहचाना जाना चाहिए? ये बेसिकली स्टेटमेंट है दांते जर्मनियों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनेथ बोल्डिंग ने अपनी पुस्तक 3 फेसेस ऑफ पावर में शक्ति को क्षणी, सौदा व चुंबन के रूप में व्यक्त किया है। दूसरा है, रॉबर्ट डाहल ने डेमोक्रेसी एंड पावर इन द अमेरिकन सिटी 1961 में शक्ति के निर्णय लेने के रूप में वर्णित किया है। सही कथन बताइए। उसमें जो सही स्टेटमेंट होगा, दोनों कथन सही हैं दोस्तों। गैब्रियल आर्मंड के राजनीतिक प्रणाली का पहला आगत कृत्य कौन सा है? तो राजनीतिक, सामाजिक कारण एवं भर्ती पहला आगत कृत्य है। व्यवहारवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कथन चुने। तो यह उपागम केवल राजनीतिक बलों, पॉलिटिकल फोर्सेस पर ध्यान देता है। तथ्यों और मूल्यों के समन्वय के कारण अनुभव मूलक उपागम व्यवहारवाद की भाषा में संश्लेषणात्मक उपागम का पर्याय बन गया है। यह समस्त सामाजिक विज्ञानों में एकता की तलाश करता है। तो इसमें सही स्टेटमेंट होगा केवल 3। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो रखता है लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तर व्यवहारवाद की नहीं है? तार्किक प्रत्यक्षवाद ये उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, जबकि अनुप्रयुक्त ज्ञान, प्रासंगिकता और समष्टि विश्लेषण ये इसके लक्षण है। किसने कहा, जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि उससे हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगते हैं। तो ये प्लेटो कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। पहला, उदारवाद मुख्य रूप से बाजार समाज व्यवस्था को मनुष्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का आदर्श मानता है। दूसरा, पुराने उदारवाद के यानी जो क्लासिकल लिबरलिज्म है के अंतर्गत बाजार की मुक्त प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है। समकालीन उदारवाद मुख्यतः नियंत्रित बाजार व्यवस्था को स्वीकार करता है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही है। किसने कहा, जब कोई राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक दर्शन के रूप में ढल जाती है तो वह स्थिति आमतौर पर उस प्रणाली के लिए मृत्यु का संदेश होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है डनिंग का। निम्न में से किसने थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है? ये लुइस गैब्रियल डी बनोल्ड ने कहा। निम्न में से किसने कहा, संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया? तो ये बेसिकली डेनियल एल्जार ने परिभाषित किया है। फिर कौन सा असुमेलित है? तो इसमें असुमेलित है तार्किक विकल्प यथार्थवाद, ये जॉन हर्ज का नहीं है। जबकि परंपरागत यथार्थवाद ये जो सिडाइडिस का है। संरचनात्मक यथार्थवाद जॉन मिर्साइमर का है। और नव परंपरागत यथार्थवाद ये फ्रिज जकारिया का है। जबकि तार्किक विकल्प यथार्थवाद जॉन हर्ज का नहीं। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया कि राजा ही राज्य? तो ये पॉल मेसन,
आर्सल, D.R. भंडारकर, P.B. काणे, तीनों ने ये कहा। राम मनोहर लोहिया के अनुसार यूरोपीय समाजवाद में निम्न में से किसका अभाव? तो यूरोपीय समाजवाद में दोस्तों किसका अभाव है? तीनों चीज़ों का अभाव है। इसमें चौथा स्टेटमेंट सही होगा। इथोस का भी, इलान यानी उत्साह का भी, यानी लोकाचार, उत्साह और जीवंतता, तीनों का अभाव है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के टेक्सचुअल दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं? टेक्सचुअल दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें 1 और 2 होगा, यानी एंड्रू हैकर और जॉन टर्मनाज। क्विंटन स्किनर ये हिस्टोरिकल पद्धति से रिलेटेड है, और जॉन डन भी हिस्टोरिकल पद्धति से रिलेटेड है। देश के भीतर भिन्नता अक्सर देशों के बीच भिन्नता से व्यापक होती है। देश के भीतर भिन्नता अक्सर देशों के बीच भिन्नता से व्यापक होती है। राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक संस्कृति सजातीय, सुसंगठित एवं सुसंगत नहीं है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। वाशिंगटन सहमति किसके पक्ष में है? वाशिंगटन पक्ष सहमति किसके पक्ष में है? तो ये राजकोषीय शासन के पक्ष में है क्या? हाँ, सही है। कर सुधार ये भी सही है। राष्ट्रीयकरण इसके पक्ष में नहीं है। मुक्त व्यापार, हाँ, इसके पक्ष में। शीत युद्ध ने कांग्रेस पार्टी को भारत में अपनी प्रधान स्थिति में रखने की मदद की। यह कथन किसका? ये कथन दोस्तों लुसियन पाई का है। लुसियन पाई का। प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और रिपब्लिक का केंद्र है। कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा एवं अधिकतम सुख मानव समुदाय। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। लेविस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणाओं या आमुख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो स्टेटमेंट है 1 और 3, व्यवस्था और अनुक्रिया, ये सही। लोड और साधत ये इसका वर्णन नहीं करता है। कौन? लेविस्टन। अरविंद घोष के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है। राष्ट्रवाद की व्याख्या तार्किकता नहीं, धर्मसार हाँ, ईश्वर की वाणी हाँ, भौतिकतावादी नहीं। निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया? कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार किसे माना गया? हेंस केल्सन को। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है प्राकृतिक विधि के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनना है। तो चार्ल्स डेविड मेरियम परंपरागत राजनीति विज्ञान को शुष्क, औपचारिक, पाशविक, बंजर, प्रेतवाद एवं स्थैतिक मानता है। बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत। डॉ. अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दोस्तों भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संकर व्यवस्था है। संकर व्यवस्था में 2 पुरातन प्रारूप यानी ब्रिटिश परंपरा और अमेरिकी सिद्धांत सम्मिलित है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, तेलुगु पार्टी और मणिपुर पार्टी के चुनाव चिन्ह में क्या समानता है? तो साइकिल की समानता है। द इंडियन पैराडॉक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन पैराडॉक्स के पुस्तक के लेखक हैं मायरन बीनर। एक राजनीतिक समाज परितंत्र के परिधि में समानता यह शामिल है। एक राजनीतिक समाज परितंत्र के परिधि में समानता क्या शामिल है? तो अलाभकारी संगठन, ऑनलाइन समूह, धार्मिक नेता। विधायिका शामिल नहीं। नागरिक समाज में विधायिका कहाँ शामिल होगी? तो औपचारिक है ना। प्लेटो के निम्न मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। एक प्रकार से उनकी जो पुस्तकें हैं उनको आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाना है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा, तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? अपॉलजी आएगी। सबसे पहले अपॉलजी आएगी, दूसरे नंबर पे रिपब्लिक आएगी, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट आएगा और लास्ट में द लॉज आएगा। ये याद रखिएगा। तो अपॉलजी, रिपब्लिक, फिर स्टेटमेंट और फिर द लॉज। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में सही कथन चुनें। पहला स्टेटमेंट है स्वभावतः अनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, इसमें राजनीतिक यथार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और चौथा, इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। दर्शन पर तो बल नहीं दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये चौथा तो गया। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही। तथ्यों पर ध्यान केंद्रित, अनुभाविक होता है और राजनीतिक यथार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
फिर जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित है? उग्र राष्ट्रवाद तो नहीं हो सकता। तो फिर सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, स्वनिर्धारण का अधिकार और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषित यानी सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म पर आधारित। निम्नलिखित में से किसने सरकार की विश्वास आश्रित न्यास या ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की है? तो ट्रस्ट की अवधारणा ये किसकी है? रॉल्स की नहीं, जॉन लॉक की। इसमें चौथा सही होगा। फिर आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत ये सुदीप्तो कविराज ने दिया। सुदीप्तो कविराज ने दिया है। सही मिलान नहीं है, तो सही मिलान कौन सा नहीं है? अराजक समाज थॉमस पोगे का नहीं, जबकि बिलियर्ड वार्ड मॉडल यथार्थवादियों से संबंधित है। फिर कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी कोहेन एवं नाई की है। सार्वभौमिक एवं शाश्वत शांति इमैनुअल कांत की। अराजक समाज ये इनका, नार्किकल सोसाइटी इसका संबंध थॉमस पोगे से नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता योग पेपर ऑडिट ट्रेल VVPT का उपयोग हुआ था? किस विधानसभा चुनाव में पहली बार? ये दोस्तों नागालैंड चुनाव में पहली बार हुआ था। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी नई भाषाएं शामिल की गई? कितनी नई भाषाएं शामिल की गई थी? 4 नई भाषाएं शामिल की गई थी। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कथन है सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण है या उत्पीड़न का एक उपकरण है, इसका भौतिक प्रभाव है। दूसरा कारण, सत्ता सहमति पर आधारित होने के कारण और अधिक प्रभावी होती है। तो इसमें सही स्टेटमेंट है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं दूसरे। निम्नलिखित में से कौन दक्षता और समानता के बीच समझन को स्वीकार नहीं करता है? दक्षता और समानता के बीच समझन को स्वीकार कौन नहीं करता है? तो ये जॉन रॉल्स है, वो दक्षता और समानता के बीच समझन को स्वीकार नहीं करता। चलिए दोस्तों, हमारा से ये एक जो पहली टेस्ट सीरीज थी उसको हमने हल किया है। 150 क्वेश्चन इसमें थे। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और अगर आप इसमें रिस्पॉन्स देंगे तो इसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, कम से कम 50 टेस्टों की ये टेस्ट सीरीज है, इसको शेयर किया जा सकता है आपके साथ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जल्दी होगा। पहली चीज़ एक्सप्लेनेशन कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये आ पाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।